तो अब कृषि गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी का 2020 का अनसोल्ड पेपर हल करेंगे। तो देखिए पहले सवाल में 5 खंड दिए हुए हैं, जिसमें से जो खंड आ है उसमें कह रहा है कि सरल कीजिए। तो इसे हमें सरल करना है, इसका मतलब हमें इसका मान प्राप्त करना है। तो चैप्टर 1 में हमने सीखा था कि जब भी घातें हम रखेंगे तो किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर रखेंगे, ठीक है। यदि किसी के गुणनखंड हो सकते हैं तो पहले तो हमें उनके गुणनखंड कर लेने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 4 की घात माइनस का 4 है, 6 की घात भी 4 है, तो यहाँ पर 4 के हम गुणनखंड कर सकते हैं, 6 के भी गुणनखंड कर सकते हैं, जबकि 3 और 2 के गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की घात 2, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4। और हम ये भी जानते हैं कि यदि a की घात m हो और बाहर घात n हो तो m और n की गुणा हो जाती है। अर्थात यह हो जाएगा जब हम 4 की जगह पर 2 की घात 2 लिखेंगे और बाहर घात लिखेंगे माइनस का 4, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है a की घात mn, मतलब इन दोनों घातों की गुणा हो जाती है। तो 2 की गुणा 4 में करा लें तो 4 दूना हो जाएगा 8, वो भी माइनस का। फिर गुणे 3 की घात 6 पड़ा रहने दें अपान। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर 6 की घात 4 है, जिसे हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं इस 6 को, तो यह तो लिख लिया गया 6 की जगह पर, और इस पर घात है 4 तो घात चढ़ाएंगे 4। और हम जानते हैं कि यदि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं और उसकी घात है तो वह घात सभी संख्याओं पर मानी जाती है, ठीक है। इसका मतलब यह जो 4 घात है यह 2 पर भी रहेगी और 3 पर भी घात रहेगी, ठीक है। मतलब 6 की घात 4 को हम इतना लिख सकते हैं। फिर गुणे 2 की घात 2। अब चूंकि हमारे पास आधारों में सिर्फ 2 ही रह गए हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, और चूंकि ये गुणे में है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, और ये सब कुछ हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। तो देखिए 2 की घात तो 6 हो जाएगी, जबकि 2 की घात ऊपर माइनस की 8 है। तो यदि इसको भी ऊपर लेकर जाएंगे तो जो यह घात 6 है यह माइनस की हो जाएगी, फिर हमें बाद में उसे प्लस बनाना होगा। तो 2 की घात 6 को ऊपर ना भेजकर हम 2 की घात माइनस के 8 को नीचे ले आएं ताकि यह घात प्लस की हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 की घात 6 और नीचे 3 की घात कितनी है 4। और हम जानते हैं कि जब हम नीचे से घात ऊपर ले जाते हैं या ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो घातों के चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे होते हैं, अर्थात प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो जब हम इस 3 की घात 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो यह घात माइनस की हो जाएगी 4। तो इस 3 को तो ऊपर भेज दिया गया, और बटे में यहाँ पर देखिए 2 की घात 4 यहाँ है और 2 घात यहाँ है, और माइनस की 8 घात ऊपर है, नीचे लेकर आएंगे तो प्लस की 8 घात हो जाएगी। तो क्या बचेगा, 3 की घात बच जाएगी, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 की घात 4 2 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग मतलब 3 को 3 से गुणा कराना है तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और बटे में 2 को हमें 14 बार गुणा कराना है, मतलब 2 की घात 14 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64 दूनी 128। तो देखिए जो ये 2 7 बार हैं तो जब हम इनकी गुणा कराएंगे तो आएगा 128, और ये 2 भी 7 बार हैं, इसका मतलब जब इसकी गुणा कराएंगे तो इसका भी मान 128 आएगा, ठीक है। तो 128 यह और 128 यह, तो सीधे हम 128 को 128 से गुणा करा सकते हैं, ठीक है। यह 128 जो आया था, फिर 128 का दुगना करेंगे 256, फिर दुगना करेंगे, फिर दुगना करेंगे, मतलब जितना आता रहेगा उसका हम दुगना करते जाएंगे यहाँ तक। या 128 की 128 से गुणा करा लें तब भी आ जाएगा। तो 2 के घात 14 का मान आएगा 16,384, अतः इसका आंसर यह हो जाएगा। अब देखिए जो इसका दूसरा खंड बा है यह लघुगणक से है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि a की घात x बराबर n हो, जैसा कि लघुगणक का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता था कि यदि a की घात x बराबर n है तो यदि हम इसको log के रूप में लिखें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जो आधार होता है उसको यहीं रोक लेते हैं, ठीक है, और इनकी अदला बदली हो जाती है, मतलब n यहाँ आ जाता है और x यहाँ आ जाता है। इसी प्रकार यदि हमें लोग हटाना हो तो इस आधार को यहीं रोकेंगे और इसकी अदला बदली कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका मान लेते हैं
कि यक्स है, तो यहाँ पर लिख भी ले माना, और इस लोग को हटाना चाहते हैं तो आधार को हम यहीं रोक के रखेंगे, मतलब 5 को हम यहीं रोक के रखेंगे और इनकी अदला बदली कर देंगे, मतलब यक्स यहाँ पर आ जाएगा और 3125 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसे हल करके यहाँ से x का मान प्राप्त कर लें, तो 5 की घात है यक्स बराबर, तो इसको हम 5 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 5 बार गुणा कराएंगे तो 5 पचे 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि आधार बराबर हैं तो आधार कट जाएगा। जब हम घातों की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या रह जाएगा, सिर्फ 5, अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब जो अगला खंड है सा, इसमें कह रहा है कि जो यह श्रेणी है इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि सारवांतर ज्ञात करने के लिए हम अगले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। ठीक है, तो या तो माइनस के 56 में से माइनस का 64 घटा दें, या माइनस के 48 में से माइनस का 56 घटा दें, तो इससे हमें सारवांतर डी प्राप्त हो जाएगा। तो यदि माइनस के 56 में से हम घटा दें माइनस का 64, ठीक है, इस प्रकार से, तो माइनस का 56 यह है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे। तो चूंकि बड़ा 64 है और 64 प्लस का है, इसलिए प्लस का ही मान आएगा। तो 64 में से 56 घटाएंगे तो बचेगा 8, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला खंड दा है, यह संचय और क्रमचय से लिया गया है। तो चूंकि इसे हमें सिद्ध करना है, और हम जानते हैं कि सिद्ध करने वाले में लेफ्ट हैंड साइड लेकर या राइट हैंड साइड लेकर ही हल करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड बड़ा है, इसलिए हम पहले राइट हैंड साइड लेंगे। तो RHS बराबर, तो यहाँ पर देखिए n फैक्टोरियल यहाँ पर भी है इस पद में, और यहाँ पर भी n फैक्टोरियल है। तो n फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा हमारे पास n प्लस 2 और माइनस यहाँ पर बचेगा 1, क्योंकि n फैक्टोरियल कॉमन ले लिया गया है। फिर बराबर n फैक्टोरियल, अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं n प्लस 1 और n फैक्टोरियल इधर कर दें। ठीक है, और हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है 9 फैक्टोरियल, तो इस 9 फैक्टोरियल का मतलब यह है 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक हमें ऐसे ही चलते रहना है। ठीक है, फिर सबकी हमें गुणा करानी है, और यदि हम 1 तक नहीं जाना चाहते हैं, इसके बाद हम 5 नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसको यहीं पर रोक दें फैक्टोरियल लगाकर। ठीक है, और यदि यहाँ पर रोकना चाहते हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल लगाकर रोक सकते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि यदि यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी हमें 9 रखना पड़ेगा, और इससे एक कम का फैक्टोरियल लगाकर रोक सकते हैं। तो यदि यह 9 है, ठीक है, तो यह 8 है। वह इसलिए कि देखिए 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो 8 बचेगा। तो यदि n प्लस 1 में से हम 1 घटा दें तो देखिए सिर्फ n बचेगा। इसका मतलब यदि n प्लस 1 फैक्टोरियल हो तो इसे हम लिख सकते हैं n प्लस 1 तो रहेगा। ठीक है, और इससे 1 कम जो कि आएगा n, तो n फैक्टोरियल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह चीज हमारे पास है, तो यह किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसकी जगह पर इतना लिख सकते हैं, तो बराबर n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यही हमारा है बायां पक्ष। तो RHS जो है वह LHS के बराबर आ गया, अतः यह हो गया प्रूव्ड। अब देखिए जो खंड या है, इसमें tan A का मान दिया हुआ है और tan B का मान दिया हुआ है, तो हमें sin A माइनस B का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि sin A माइनस B बराबर क्या होता है। पहले तो sin के साथ A रखेंगे, तो देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास sin A होना चाहिए और cos A भी होना चाहिए, फिर हमारे पास cos B होना चाहिए और sin B भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो tan A और tan B का मान दिया हुआ है, तो इसकी सहायता से हम पहले तो इनका मान ज्ञात कर लें, ताकि जब हम इसका सूत्र यह लगाएंगे तो इसमें सभी के मान रख सकें। तो इनकी सहायता से sin और cos का मान हम 2 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक तो सूत्र की सहायता से और एक पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना चाहते हैं, तो चूंकि हमारे पास tan A बराबर दिया हुआ है 2/3, और त्रिकोणमिति में हम सीख चुके हैं कि लाल बटा कका के अनुसार tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार।
क्योंकि यह होता है साइन के लिए, यह कोस के लिए और यह टेन के लिए होता है। तो टेन बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। इसका मतलब लंब है 2 और आधार है 3। तो यदि चित्र बनाएं तो चूंकि यहाँ पर ए है इसलिए यहाँ पर ए डालेंगे। यहाँ पर 90 अंश का बन रहा है तो लंब है 2, तो यह तो लंब है 2, आधार है 3। ठीक है, तो कर्ण की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम इस कर्ण का मान ज्ञात करें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यह बी है यह सी है, तो AC का मान यदि पता करें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ AB का मान है 3 और BC का मान है 2, तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 और प्लस 2 दूनी 4, तो यह हो जाएगा 9 4 13 और इधर चल रहा है AC स्क्वायर। तो खाली AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट बन जाएगा, अर्थात जो कर्ण का मान आएगा वह आएगा √13। तो अब यहाँ से हम साइन A और कोस A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए साइन A बराबर क्या हो जाएगा, साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब है 2 और कर्ण आया है √13। फिर इसी प्रकार कोस A का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण आया है √13। तो साइन A कोस A का तो मान पता चल गया। अब हमें साइन B और कोस B का मान पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो tan B का मान दिया हुआ है तो इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि tan B बराबर 3/4 दिया हुआ है, मतलब यह लंब बटा आधार दिया हुआ है। तो इस चित्र में क्या हो जाएगा, जो लंब है वह है 3 और जो आधार है वह है 4। ठीक है, और यह कोण है B। तो इसमें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, अर्थात यदि हम AB पता करें, AB इस वक्त कर्ण है, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 चक्कू 16 प्लस 3 तिहाई 9, तो 16 9 हो जाएगा 25। और हमें चाहिए सिर्फ AB का मान, तो जो यह स्क्वायर है इस 25 पर रूट बन जाएगा, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, अतः कर्ण का मान आ गया 5। तो यहाँ से हम साइन B का मान पता कर सकते हैं और कोस B का भी मान पता कर सकते हैं। तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब है 3 और कर्ण है 5। ठीक है, फिर कोस B बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार है 4 और कर्ण है 5। अब यह वाला सूत्र लगाकर इसमें सभी के मान रख दें, तो लिखेंगे इसलिए तो अब इसे हल कर लें, तो बराबर ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, क्योंकि कटपीट तो पाएगा नहीं यह, तो 4 दूना हो जाएगा यह 8 बटा 5 की गुणा √13 से कराएंगे तो 5 √13 हो, और यह हो जाएगा 3 तिहाई 9 बटा 5 √13। तो यहाँ पर 9 बटा 5 √13 लिखेंगे, और यहाँ पर भी 5 √13 है, जो कि हर बराबर है, तो हर को 1 बटा के नीचे रखकर डायरेक्ट हम इसे घटा सकते हैं। तो यह हो जाएगा 3 तिहाई 9, वो भी माइनस का। तो 8 में से हमें 9 घटाना है तो घट नहीं पाएगा, तो 9 में से 8 घटा लें, और 9 चूंकि माइनस का है इसलिए माइनस का बचेगा, तो माइनस का 1 बटा 5 √13 हो जाएगा, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न 1 के 5 खंड तो कर लिए गए हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है इसमें कोस A का मान दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है 12/13, और ये भी कहा जा रहा है कि जो कोण A है तो कोण A का मान 0 से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। तो हमें 3 tan A माइनस 2 sin A अपान 5 sec A का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसमें tan है, sin है और sec है। तो पहले तो हम tan A, sin A और sec A का मान ज्ञात कर लें, फिर उन मानों को हमें इसमें रखना होगा, फिर इसे हल करेंगे, जो भी प्राप्त होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोस A का मान दिया हुआ है, और जो यहाँ पर यह कोण A है यह 90 अंश से छोटा है, तो यहाँ पर A रहा होगा और यहाँ पर 90 अंश, तो यह एक त्रिभुज बन गया ABC। तो लिखेंगे चूंकि कोस A बराबर दिया हुआ है 12/13, तो जैसा कि अभी खंड या में सीख चुके हैं कि लाल बटा कका के अनुसार कोस A बराबर क्या हो जाएगा, कोस A बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, मतलब जो 12 है वह है आधार और जो 13 है वह है कर्ण। तो इसमें आधार है AB और कर्ण है 13। तो tan A, sin A या sec A का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास लंब भी होना चाहिए। तो पहले तो हम लंब का मान ज्ञात कर लें, ठीक है, जो कि हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे।
ठीक है। और हमें सेक ए की भी जरूरत है, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि सेक जो है कोस का उल्टा होता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 13 और आधार है 12। तो अब हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें सबके मान रख दें। तो क्या हो जाएगा, 3 पचे 15। तो चूंकि ऊपर हमें घटाना है, तो घटाने के लिए हमें 12 और 13 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चूंकि यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए एलसीएम इसका वही होगा जो इनका गुणनफल होगा, ठीक है। तो 12 और 13 की गुणा कराकर सीधे बटे में रख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 12 तिया 36 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 156 हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, क्योंकि इनकी गुणा कराकर डायरेक्ट यहाँ रखा गया है। तो 15 तिया 45 हासिल 4, 15 कम 15 4, 19 माइनस 12.120 और बटे में है 65/12। और हम जानते हैं कि जब इस बटे को गुणा बनाएंगे तो 12 ऊपर चला जाएगा और 65 नीचे आ जाएगा। तो 3 से यह संख्या कट जाएगी, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। फिर 4 से कट जाएगी, 4 कम 4, 13 चक्कू 52। तो हमारे पास बचेगा क्या, 195 में से 120 में घटाना है, तो यह बचेगा 75 बचेगा। बटे में है 13 और गुणे ऊपर बचा है 1 और बटे में है 65। तो पुनः ये दोनों संख्याएं 5 से कट जाएंगी, तो 13 पचे 65 और 15 पचे 75। तो देखिए ऊपर बचा है 15 और बटे में बचा है 13 गुणे 13। तो 13 की गुणा कराएंगे तो 13 तिरवयम 169 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस तीसरे सवाल में हमें सिद्ध करना है कि कोट 22.5 अंश का मान, तो जो यहाँ पर यह लेफ्ट हैंड साइड में कोट 22.5 अंश है, इसको हमें हल करके इतने के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए कोण a/2 जो होता है वह बराबर होता है √1 प्लस कोस a अपान 1 माइनस कोस a होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर यह 22.5 अंश है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट 45 अंश बटा 2, मतलब 45 का यदि हम आधा कर दें तो 22.5 रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए यह इस सूत्र के रूप का बन गया, कोट a/2 के रूप का, जहां a की जगह पर 45 अंश है और बटे में 2 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, √1 प्लस कॉस a। तो a की जगह पर कितना हम रखेंगे, a की जगह पर रखेंगे 45 अंश, फिर अपान 1 माइनस कॉस 45 अंश। तो इसको हमने इतना क्यों लिखा, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं क्योंकि जो कोट a/2 होता है वह बराबर होता है √1 प्लस कोस a अपान 1 माइनस कोस a। तो यह एक सूत्र होता है। अब देखिए चूंकि हमें 45 अंश का मान पता है, तो इसमें मान रख दें, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस 45 अंश का मान होता है 1/√2 अपान 1 माइनस कोस 45 अंश का मान रखेंगे 1/√2। तो चूंकि हमें इतना प्राप्त करना है, ठीक है, तो यहीं पर हर का परिमेयकरण कर लें, और यदि इसे हल करने के बाद हर का परिमेयकरण करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहीं पर हर का परिमेयकरण कर लें। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है यह तो जान ही चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, √1 प्लस 1/√2। तो चूंकि हमें √2 को नीचे से हटाना है, तो √2 की गुणा हम अंश में भी करा देंगे और हर में भी करा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी यही होगा, 1 माइनस 1/√2। तो इसको भी हम अंश और हर में √2 से गुणा कराएंगे। तो अब इसको हल कर लें, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस इन दोनों की तो हमें गुणा करानी है, तो √2 की गुणा 1 से कराएंगे तो √2 हो जाएगा, फिर अपान √2 और √2 की जब गुणा कराएंगे तो बचेगा सिर्फ 2, ठीक है। इसी प्रकार बटे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस √2 अकम √2 और बटे में क्या हो जाएगा, √2 और √2 की गुणा होगी तो बचेगा सिर्फ 2 और सब पर √2 तो है ही, फिर बराबर। अब देखिए चूंकि हमें ऊपर जोड़ना है, ठीक है, तो जोड़ने के लिए देखिए यह तो भिन्न है, तो इसको भी भिन्न बना लें। यदि इसके नीचे 1 मान लें तो यह भी भिन्न हो जाएगी। तो 1 और 2 का जो एलसीएम होगा वह 2 हो जाएगा। तो चूंकि 1 और 2 की गुणा कराकर यहाँ पर रखा गया है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। तो 2 1 जा 2,
प्लस √2 कम √2, फिर अपान इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 2 LCM, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस √2 कम √2 और सबका है वर्गमूल। तो क्या बचेगा हमारे पास, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि A बटा B बटा C बटा D हो तो जो यह मेन बटा है इसके ऊपर जो भी भिन्न होती है वह तो ज्यों की त्यों रहती है, और जब इस मेन बटे को हमें गुणा बनाना होता है तो D को ऊपर भेज देते हैं और C नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए मेन बटा हमारा यह है, तो ऊपर की जो भिन्न है 2 प्लस √2 बटा 2, ठीक है, यह तो ऊपर वाली भिन्न है, और जब इस बटे को हम गुणा बनाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 2 माइनस √2 नीचे आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 प्लस √2 बचेगा, और अपान में क्या बचेगा 2 माइनस √2। तो चूंकि सवाल ने कहा था कि दिखाइए कि कोट 22 सही 1/2 अंश का मान इतना होता है, तो देखिए जब इसको हल किया गया तो हमें इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अतः यह हो गया प्रूव्ड। तो अब चौथे सवाल में कह रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC, 1/CA, 1/AB समांतर श्रेणी में होगा। तो लिखेंगे चूंकि ABC समांतर श्रेणी में है, तो जैसा कि हम चैप्टर 4 में सीख चुके हैं, जैसे यह एक समांतर श्रेणी है, तो इस समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि हम किसी संख्या को जोड़ दें, घटा दें या गुणा करा दें या भाग करा दें, तब भी जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा बाद में वह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। जैसे इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि हम 1 1 जोड़ दें तो यह 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह भी एक समांतर श्रेणी ही है जिसमें जो सर्वांतर है वह 2 है। ठीक है, देखिए 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, तो इसका जो D है वह 2 है और इसका भी जो सर्वांतर D होगा वह भी 2 ही होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार यदि इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में हम किसी संख्या से भाग करा दें, जैसे यदि हम 2 से भाग कराना चाहते हैं, ठीक है, तो 2 से भाग कराएंगे तो 2/2 हो जाएगा जिसका मान आएगा 1, फिर 4/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 2, फिर 6/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 3, फिर 8/2 करेंगे तो इसका मान आएगा 4। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 यह भी एक समांतर श्रेणी ही है, क्योंकि इसके प्रत्येक पदों में जो अंतर है वह 1 का अंतर है। ठीक है, मतलब सर्वांतर इसका 1 है। कहने का मतलब यह है कि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में यदि हम किसी संख्या से गुणा, भाग, जोड़ या घटाव कुछ भी कर रहे हैं तो बाद में जो उसका हल प्राप्त होगा वह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ABC समांतर श्रेणी में है और हमें यह दिखाना है कि 1/BC, 1/CA और 1/AB यह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। तो देखिए ऐसा कब प्राप्त हो सकता है, चूंकि यहाँ पर BC है, ठीक है, मतलब A गायब है, यहाँ देखिए CA है तो इसमें B गायब है, यहाँ पर AB है तो इसमें C गायब है। ठीक है, तो यदि हम प्रत्येक पदों में ABC से भाग करा दें तो हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, जो कि यह भी एक समांतर श्रेणी में ही होगी। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक पद में ABC से भाग करने पर, तो यदि हम प्रत्येक पद में ABC से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, A अपान हो जाएगा ABC, फिर कॉमा B अपान हो जाएगा ABC, फिर कॉमा C अपान हो जाएगा ABC, जो कि यह भी एक समांतर श्रेणी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में है या AP में है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा आगे और बढ़ा लें, तो यहाँ से देखिए A से A कट जाएगा तो यहाँ पर ऊपर 1 बचेगा, B से B कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, C से C कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचा है 1 तो 1/BC बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/AC या CA लिख दें, क्योंकि हमें CA लाना है इसलिए AC ना लिखकर CA लिख सकते हैं, फिर कॉमा 1/ यहाँ पर बचेगा AB, जो कि यह भी समांतर श्रेणी में ही होगी। इस प्रकार यह हो गया प्रूव्ड। तो अब देखिए जो अगला सवाल 5वां है यह संचय और क्रमचय से लिया गया है, और जो यह 6वां सवाल है यह लघुगणक से लिया गया है, और 7वां सवाल भी क्रमचय और संचय से लिया गया है। तो हम जानते हैं कि इस बार 2021 के बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है,
तो अब जो क्वेश्चन अगला 8वां है, यह निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है, जिसमें कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3,0, 0,4 तथा 3,4 से गुजरता है। तो 8वें सवाल में हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदुओं 3,0, 0,4 और 3,4 से होकर गुजरता है। तो देखिए दिए हुए बिंदुओं से वृत्त का जो व्यापक समीकरण बनता है वह होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो यह होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। और यदि इन्हीं बिंदुओं से वृत्त का केंद्र पूछा जाता तो वृत्त का केंद्र हम इस प्रकार से ज्ञात करते, माइनस का g माइनस का f। और यदि इन्हीं बिंदुओं से त्रिज्या पूछी जाती कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तब हम √g² प्लस f² माइनस c² से पता करते हैं। तो चूंकि हमें सवाल में वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, इसलिए हमें इस व्यापक समीकरण की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो चूंकि जो ये बिंदु दिए हुए हैं ये एक वृत्त से होकर गुजरते हैं, ठीक है, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट भी करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु 3,0 वृत्त से होकर गुजरता है, इसलिए बिंदु 3,0 इसको संतुष्ट करेगा। तो इस समीकरण का कोई नाम दे दे। तो मान लेते हैं कि यह समीकरण है A, ठीक है, क्योंकि यह एक मेन समीकरण है, इसलिए इसको मान लेते हैं कि यह समीकरण है A। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बिंदु 3,0 समीकरण A को संतुष्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें x और y के मान रख दें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बिंदु होता है वह x और y के रूप में होता है, मतलब इधर वाला x होता है और उधर वाला y होता है। तो इसमें x का मान है 3 और y का मान है 0। तो इसमें हम x की जगह पर रखेंगे 3 और y की जगह पर रखेंगे 0। तो x की जगह पर जब 3 रखेंगे तो हमें 3 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो 3 तिहाई हो जाएगा 9। फिर प्लस y² करेंगे, y है 0 तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस 2gx, तो x की जगह पर जब 3 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 6g तो 6g। फिर प्लस 2fy, तो y की जगह 0 रखेंगे, तो जब 2f की गुणा 0 से कराएंगे तो यह 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 0 लिख दें, ठीक है। फिर प्लस c और बराबर 0। तो इसको थोड़ा और सरल कर लें तो क्या हो जाएगा 6g प्लस c, और अंकों में यहाँ पर है 9 0 0, तो 9 0 और 0 9 ही होगा, तो प्लस 9 बराबर 0। तो चूंकि जो ये बिंदु हम सभी इसमें रखेंगे जिससे कि यह संतुष्ट होगा, तो यहाँ पर हमें 3 समीकरण प्राप्त होंगे, ठीक है। तो उन्हीं तीनों समीकरणों से हमें g, f और c का मान ज्ञात करना होगा, ताकि इस समीकरण में g, f और c का मान रखकर वृत्त का हम समीकरण पता कर सकते हैं। तो इसे समीकरण डाल दें 1। अब चूंकि जो यह दूसरा बिंदु 0,4 है यह भी वृत्त से होकर गुजरता है, इसका मतलब यह भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये 2 लाइनें बार बार लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसी प्रकार। G, F और C, तो हमारे पास 3 समीकरण भी हैं। तो हम इन तीनों समीकरणों की सहायता से G, F और C का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इन तीनों समीकरणों में देखेंगे कि वे कौन सी 2 समीकरण हैं जिनमें एक जैसी ही अज्ञात राशियां हों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में इसमें C है, इसमें भी C है, तो C से तो C कट जाएगा, लेकिन हमारे पास G बचेगा और F बचेगा, तो इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। और यदि समीकरण 1 और समीकरण 3 को ले लें तो समीकरण 1 में देखिए G है, इसमें भी G है, और इसमें C है, इसमें भी C है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास F बचेगा, तो हम इस F का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा लें ताकि यहाँ से C और G कट सके, तो सिर्फ F ही बचे। और यह 8 से कट जाएगा, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस का 2 लिख सकते हैं। तो f का मान तो पता चल गया जो कि है माइनस का 2। अब देखिए जो यह f का मान आया है, तो इस f का मान यदि हम इस समीकरण 2 में रख दें तो हमें c का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे f का मान समीकरण 2 में रखने पर।
तो यह हो जाएगा तो C का भी मान प्राप्त हो गया जो कि आया है 0। अब हमें जरूरत है G की, तो G इस समीकरण में है, तो यहाँ पर हम C का मान रखकर G का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, तो G का मान आ गया 3/2, वो भी माइनस का। तो अब हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं ये तीनों मान इसमें रखकर। ठीक है, तो इसे हटाकर यहाँ पर वृत्त का समीकरण ज्ञात कर लें। तो लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, पहले है x², तो x², फिर प्लस y² प्लस 2g का मान हमें रखना है माइनस का 3/2, तो गुणे माइनस का 3/2, और x भी साथ में है तो गुणे में x, फिर प्लस 2f का मान आया है माइनस का 2, तो गुणे माइनस का 2, प्लस c का मान आया है 0 और बराबर में है 0। तो देखिए यहाँ से इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो क्या हमारे पास बचेगा x² प्लस y², और यह माइनस का 3 है इसलिए प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 3x, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस के 2 की गुणा जब 2 से कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, वो भी माइनस का, तो 4, और इसके साथ में है y, तो यहाँ पर y भी लिख दें, तो यह हो जाएगा माइनस का 4y और प्लस 0, यह तो हट ही जाएगा, और बराबर में इधर 0 है तो बराबर 0। अतः दिए हुए बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का जो समीकरण है वह है x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y बराबर 0। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं बट इतना ही पड़ा रहने दें, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। तो 9वें सवाल में सिद्ध करना है, जो कि यह त्रिकोणमिति का सवाल है। तो चूंकि इस सवाल में लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। ठीक है, तो इसे हल करके हमें लाना है tan a प्लस b के बराबर। तो यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड। तो जैसा कि हम चैप्टर 15 में सीख चुके हैं कि यदि sin 2a हो तो इसे हम 2 sin a cos a लिख सकते हैं, और यदि cos 2a हो तो उसे हम 1 माइनस 2 sin² a लिख सकते हैं। और हम यह भी सीख चुके हैं कि sin c माइनस sin d हो तो sin c माइनस d का सूत्र क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू sin c माइनस d अपान 2। तो यहाँ हम इन सूत्रों का प्रयोग करके इतना सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर यह लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें कोई भी सूत्र का रूप तो बन नहीं रहा है, और यदि यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता तो देखिए यह इस सूत्र के रूप का बन जाता, और यदि यहाँ पर 2 होता तो यह इस सूत्र के रूप का बन जाता। तो हम जानते हैं कि यदि इसको ब्रैकेट में रख कर 2 से ऊपर गुणा करा दें और 2 से नीचे भाग करा दें तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक है, मतलब जितना था हमें उतने का उतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ये 2 लिखे गए हैं तो यदि हम इनको ना काटें तो हम अंदर गुणा भी करा सकते हैं। तो इस 2 की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी हो जाएगी, इसी प्रकार इस 2 की गुणा इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी। तो जब इस 2 की गुणा इसमें कराएंगे तो यह हो जाएगा 2 sin² a माइनस 2 sin² b। तो यह 2 यहाँ से हट जाएगा और यह 2 बटे में है तो इस 2 की भी गुणा दोनों में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, तो यह भी यहाँ से 2 हट जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर यह 2 sin a है इसको हम इस सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं, जैसा कि सूत्र क्या होता है cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin² a। तो यहाँ से यदि हम 2 sin² a का मान पता करें तो यह प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ माइनस का 2 sin² a। तो यदि इस माइनस को भी यहाँ से हटाना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो जब यह माइनस उठाकर हम इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस 2 sin² a की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का cos 2a प्लस 1 या 1 माइनस cos 2a। इसी प्रकार माइनस 2 sin² b है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा
तो चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर माइनस पहले से लगा था तब यहाँ पर क्या था, प्लस का यह था, यह माइनस का था, तो वही चीज यहाँ पर हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर है 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a होता है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a। और फिर है माइनस का 2 sin b cos b, तो यह भी इसी सूत्र के रूप का है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2b। तो चूंकि यह प्लस का 1 है, यह माइनस का 1 है, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का पहले लिख लें जो कि है cos 2b और माइनस का है cos 2a, अपान में क्या हो जाएगा sin 2a और माइनस sin 2b। अब देखिए जो ऊपर यहाँ पर है cos 2b माइनस cos 2a, तो यह इस सूत्र के रूप का है, ठीक है, जहाँ c की जगह पर 2b है और d की जगह पर 2a है। तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से और इसको sin 2a माइनस sin 2b को इस सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ c की जगह पर 2a है और d की जगह पर 2b है। तो अब इसे हल कर लें, तो देखिए इस 2 से यह 2 कट जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पर यह sin 2a माइनस 2b अपान 2 है, तो नीचे भी देखिए sin 2a माइनस 2b अपान 2 है, तो इससे यह कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ देखिए b के साथ भी 2 है और a के साथ भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा b प्लस a, और बटे में 2 ऑलरेडी है, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो बचेगा sin b प्लस a, और b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस a के साथ भी 2 है, इस b के साथ भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos a प्लस b। और हम जानते हैं कि यदि साइन थीटा बटा कोस थीटा हो तो उसे हम टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा अपान कोस थीटा है, थीटा की जगह पर यहाँ a प्लस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। तो थीटा की जगह पर a प्लस बी रख दें, और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। तो अब जो अगला क्वेश्चन है 10वां, इसमें कह रहा है कि एक लोहे का टैंक 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर गहरा बनाया जाता है, जो ऊपर की तरफ खुला है। 3.5 रुपया मीटर के हिसाब से लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो 4 मीटर चौड़ा है। तो जैसा कि सवाल में कहा गया है कि एक लोहे का टैंक है जिसमें इस टैंक की जो लंबाई है, तो मान लेते हैं यह लंबाई है जो कि है 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और 8 मीटर चौड़ी है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है 8 मीटर, और 5 मीटर गहरा बनाया जाता है, मतलब जो इसकी गहराई है यहाँ से यहाँ तक वह है 5 मीटर। और जो यह टैंक है यह ऊपर से खुला है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जो ऊपर की तरफ खुला है, मतलब इतनी दूर में चादर नहीं लगी हुई है। तो चूंकि हमें इस टैंक में जितनी चादर लगी हुई है उसका मूल्य पता करना है, जिसमें जो चादर की चौड़ाई है वह 4 मीटर दे रखी है। मतलब इस लोहे के टैंक को यदि पिघलाकर एक समतल बना लिया जाए इस प्रकार से, मान लेते हैं इसको पिघलाकर इस प्रकार से समतल बना लिया गया, तो इसकी चौड़ाई 4 मीटर है, जबकि यह 3.5 रुपया प्रति मीटर की कीमत है। तो मान लेते हैं कि 1 मीटर यहाँ तक हो गया है, तो इसकी कीमत है 3.5 रुपये, और हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई तो पता नहीं है कि कुल इसकी लंबाई कितनी है। यदि कुल लंबाई पता चल जाए तो हम 3 रुपये 50 पैसे में उतनी लंबाई से गुणा कराकर पता कर सकते हैं कि इस चादर का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले तो हमें इस चादर की लंबाई पता करनी पड़ेगी। तो चूंकि यह इस वक्त जो आकृति है वह तो आयताकार की है, और आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई तो हमारे पास दे रखी है 4, तो यह हो जाएगा लंबाई गुणे 4। तो यदि इसके बराबर यहाँ पर कोई संख्या आ जाए तो यहाँ से हम इस लंबाई का मान पता कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे में है, इधर कोई संख्या होगी तो उसके बटे में हो जाएगा 4, तो यहाँ से लंबाई पता चल जाएगी। तो चूंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए हम इस लोहे के टैंक का भी क्षेत्रफल पता कर लें, जो कि हम इसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वह इसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि इसे पिघलाकर ही यह बनाया गया है। तो यदि इसका क्षेत्रफल पता करें तो कैसे पता करेंगे, चूंकि यह घनाभाकार आकृति है, और घनाभाकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है 2LB प्लस BH
प्लस HL। तो इस सूत्र से जो क्षेत्रफल निकलता है वह 6 फलकों का क्षेत्रफल निकलता है, जबकि यहाँ पर एक फलक कम है क्योंकि ऊपर से खुला है, इसका मतलब ऊपर चादर नहीं लगी है, तो ऊपर वाले फलक के क्षेत्रफल की भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चूंकि जो यह ऊपरी फलक है तो इसमें देखिए यह तो है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यह इसकी है चौड़ाई। तो यदि इस 6 फलकों के क्षेत्रफल में से इस ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल घटा दें, जो कि हो जाएगा LB, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो जो यह क्षेत्रफल रह गया है यह सिर्फ 5 फलकों का ही रह गया है। तो लिखेंगे टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2H इंटू L प्लस B और प्लस LB। यह भी सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2HB प्लस L और प्लस LB को इधर रख दें, ठीक है, जो कि वही सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। तो अब इसमें सबके मान रखकर हम क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। और चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वह सब मीटर में ही दे रखी है। तो देखिए इसमें हमें जिसकी जरूरत थी वह तो पता चल गया कि 296 है। इसका जब क्षेत्रफल निकाला गया तो 296 निकला है, और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी 296 ही निकलना चाहिए। इसका मतलब लंबाई गुणे जो 4 होगा वह 296 के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए चादर की लंबाई बराबर, तो यह हो जाएगा 74 मीटर। मतलब इस चादर की जो कुल लंबाई होगी वह कितनी हो जाएगी 74 मीटर, ठीक है, और 1 मीटर की कीमत है 3.5 रुपए, तो 74 मीटर चादर की कीमत कितनी हो जाएगी 3.5 को हम 74 से गुणा करा देंगे। तो यह आ जाएगा 259 रुपये, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 11वां, जिसमें कह रहा है कि एक बंद बक्से के लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका बाहरी माप 14 सेंटीमीटर गुणे 9.5 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है तथा लकड़ी की मोटाई 7.5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉक्स की बाहरी माप दी हुई है वह दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और लकड़ी की जो मोटाई दी हुई है वह दी हुई है 7.5 मिलीमीटर, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। और हम जानते हैं कि किसी भी सवाल में जो भी यूनिटियां होती हैं माप की या किसी और चीज की, तो वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर यह मिलीमीटर है इसे हमें सेंटीमीटर बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर की ज्यादा मापें दी हुई हैं। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए चूंकि हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाएंगे इसलिए हमें भाग कराना होगा। तो यह हो जाएगा 7.5/10 बराबर 0.75 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि इस प्रकार का सवाल एक्सरसाइज 17.1 में हो चुका है, ठीक है, तो उस सवाल का यह वीडियो देख लीजिए। तो उस सवाल की सहायता से आप इस सवाल को भी स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। तो यह सवाल आप स्वयं ही कर लेना। बताओ उस संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी जिसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, और लकड़ी 5 सेंटीमीटर मोटी है। तो 8 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से जिस संदूक को हमें बनाना है, तो मान लेते हैं कि वह यह संदूक है जो कि 150 सेंटीमीटर का और लकड़ी 5 सेंटीमीटर मोटी है। तो 8 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से जिस संदूक को हमें बनाना है, तो मान लेते हैं कि वह यह संदूक है जो कि 150 सेंटीमीटर का लंबा है। तो मान लेते हैं कि यह लंबाई है, तो यह है 150 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखा है। तो चौड़ाई मान लेते हैं कि यह है इसकी, जो कि यह है 75 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो जो यह संदूक है, संदूक का मतलब जो यह बॉक्स है, तो इस बॉक्स की ये तो सब बाहरी दी हुई है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें यह पता करना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। घन सेंटीमीटर का मतलब यह हुआ कि हमें आयतन पता करना है इस लकड़ी का।
तो हम जानते हैं यदि हम इस बॉक्स का आयतन निकालें तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो जब हम इन तीनों की गुणा कराएंगे तो इस पूरे बॉक्स का आयतन निकल कर आएगा और हमें सिर्फ लकड़ी का ही आयतन पता करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस पूरे बॉक्स का आयतन पता कर लें। ठीक है, और फिर हम इस बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है उसका आयतन पता कर लें। फिर पूरे बॉक्स के आयतन में से जो वह खाली जगह का आयतन आया है वह घटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ शेष लकड़ी का ही आयतन बचेगा। ठीक है, तो ये तो पूरे बॉक्स की बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। और यदि इस बॉक्स के अंदर के खाली स्थान का आयतन पता करना चाहते हैं जिसे हमें घटाना है, तो पहले तो हम इस बॉक्स के अंदर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता कर लें, क्योंकि बाहर तो इसकी लंबाई 150 मीटर है, लेकिन जो इसके अंदर लंबाई होगी वह 150 नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कुल 6 फलक हैं, एक यह है सामने वाला और एक इसके पीछे वाला, एक यह बाएं वाला और एक यह दाएं वाला, एक यह ऊपर वाला और एक यह नीचे वाला। तो यदि इसमें से हम एक फलक बाहर निकाल लें, यह सामने वाला ही, तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह कितनी है, 150 सेंटीमीटर। और जबकि जो यह लकड़ी है यह 5 सेंटीमीटर की है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर भी 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। तो अब हमारे पास जो यह खाली स्थान बचा है इसे हमें घटाना है। ठीक है, तो अब इस खाली स्थान की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 150 सेंटीमीटर पूरी इसकी लंबाई थी, तो अब कितनी रह गई, सिर्फ 140, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर से कम पड़ गया, 5 सेंटीमीटर इधर से कम पड़ गया। तो जो आंतरिक लंबाई है, मतलब भीतर की जो लंबाई है वह कितनी रह जाएगी, 140 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी रह जाएगी, तो चौड़ाई भी 10 कम पड़ जाएगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो लकड़ी का टुकड़ा होगा वह इस प्रकार से भी होगा। 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी यह है, 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी यह भी है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यह कम पड़ गया और 5 सेंटीमीटर यह कम पड़ गया, तो अंदर कितना बचा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो कुल दूरी इसकी थी वह थी 75 सेंटीमीटर। तो 75 से 5 यह कम पड़ गया, 5 यह कम पड़ गया, मतलब 10 कम पड़ गया, तो कितना रह गया, 65। तो चौड़ाई जो रह जाएगी वह रह जाएगी 65। इसी प्रकार ऊंचाई भी कम पड़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी इस प्रकार से लगी है, तो 5 सेंटीमीटर लकड़ी यहाँ पर भी तो लगेगी, तो 5 यह कम पड़ जाएगा, 5 यह कम पड़ जाएगा, और पूरी इसकी ऊंचाई कितनी थी, 60, मतलब 10 कम हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी रह जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो खाली स्थान की जो मापे आई हैं वो ये आई हैं, लंबाई 140, चौड़ाई 65 और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो अब हम कुल आयतन में से यह आंतरिक आयतन घटा देंगे तो शेष लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। मतलब सिर्फ यही हमारे पास सिर्फ रह जाएगा लकड़ी, क्योंकि पूरे आयतन में से हम यह खाली वाला आयतन घटा देंगे तो सिर्फ यही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे संदूक का बाहरी आयतन। तो संदूक का बाहरी आयतन क्या हो जाएगा, यही लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है इन तीनों की हम गुणा करा दें, तो यह हो जाएगा 150 गुणे 75 गुणे 60। तो अब तीनों की गुणा करा लें तो 15 छक्का 90, तो यह आ गया संदूक का बाहरी आयतन, जो कि आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मापे सेंटीमीटर में हैं। अब हमें अंदर का आयतन पता करना है खाली स्थान का, तो लिखेंगे चूंकि लकड़ी की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए संदूक की आंतरिक लंबाई बराबर, तो आंतरिक लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई है 150, 150 में से घटा देंगे क्योंकि 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम हुआ है, इसलिए 2 गुणे 5 बराबर यह कितना हो जाएगा, 150 में से घटाएंगे 2 पंचे 10, तो रह जाएगा 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी रह जाएगी, संदूक की आंतरिक चौड़ाई बराबर कितनी रह जाएगी, 10 इसमें से कम कर दें तो 65 सेंटीमीटर, तथा संदूक की जो आंतरिक ऊंचाई होगी वह कितनी हो जाएगी, 60 में से 10 कम कर लें तो रह जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब इन तीनों की गुणा कराकर हम आंतरिक आयतन पता कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए संदूक का आंतरिक आयतन 140 गुणे 65 गुणे 50। तो अब तीनों की गुणा करा लें तो 14 पंचे हो जाएगा 70 और 2 जीरो तो हो जाएगा 7000, और जिसकी गुणा हमें करानी है 65 से, तो 3 जीरो यह रख दें और 7 की गुणा 65 में करा लें तो 7 पचे 35 हासिल 3, 7 छंग 42 और 3 45।
और इसकी भी मापे सेंटीमीटर में है, इसलिए यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, संदूक के पूरे आयतन में से हम यहाँ आंतरिक आयतन घटा देंगे। तो बाहरी आयतन कितना आया है, 6,75,000 में से घटाएंगे हम 4,55,000। तो यह बचेगा 3 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2। तो यह आ जाएगा 2,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब 2,20,000 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी की आवश्यकता होगी। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।